किस चैप्टर किस यूनिट से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो मैनर है पढ़ाई का, ये चेंज करना पड़ेगा। ये पहले के टाइम में चल जा रहा था, लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT नेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए लेके नहीं आया हूं, बल्कि मैं लेके आया हूं आपके लिए स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है टू प्रिपेयर फॉर IIT 2024। ये जो मेरे पीछे आप स्लाइड देख रहे हैं, इसमें हमने पिछले 4 साल के PYQs विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी एनालाइज किए हैं और देखा है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये टेबल आपको देखने से पता चल रहा होगा कि क्वेश्चंस होमोजीनियस आ रहे हैं। कभी किसी टॉपिक से आ जा रहे हैं, कभी किसी से नहीं आ रहे हैं, है ना। जैसे अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे बायोमोलिक्यूल से 3 साल क्वेश्चन नहीं आए, चौथे साल आ गए। तो क्वेश्चन काफ़ी होमोजेनाइज्ड वे में पूछे जा रहे हैं, हर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे यूनिट्स के जो ब्लॉक्स हैं वो हरे भरे हैं, सभी से कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ ही लिया जा रहा है ना। तो यहाँ नोट करने वाले पॉइंट ये है कि किस चैप्टर किस यूनिट से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए आप लोग, एक यूनिट तो हमको ये नजर आ रही है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की, हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है। दूसरी हमें यूनिट दिख रही है सेल बायोलॉजी, हालांकि ये छोटी यूनिट है, इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, वो भी छोटे छोटे, फिर भी इससे हर साल लगभग एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है कंसिस्टेंटली। प्लांट फिजियोलॉजी से हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनिमल फिजियोलॉजी हालांकि बड़ी है, इसलिए इससे क्वेश्चन बन ही जाते हैं, हालांकि ये फैक्चुअल टॉपिक्स है, फिर भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, यहाँ पे देखने वाली बात है कि हर साल एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2022 में तो 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी, इनसे भी हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जा रहा है, कई बार एक से ज़्यादा भी पूछा जा रहा है। इन सब ट्रेंड्स को देखने से हमको ये पता चल रहा है भाई कि कंसेप्चुअल टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एज कंपेयर टू फैक्चुअल टॉपिक्स। आप देखिए, डाइवर्सिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी पूछा जा रहा है। बायोमोलिक्यूल्स में हम एंजाइम काइनेटिक्स या एंजाइम वाले पार्ट को छोड़ दें तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ओके, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर थोड़ा सा ये भी फैक्चुअल टाइप में ही चला जाता है, इसीलिए हर साल तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इस टेबल की ही बात नहीं, बल्कि जब हमने पेपर्स को भी एनालाइज किया तो हमें ये देखने को मिला कि जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी काफ़ी डिफर हो रहे हैं। पहले के पेपर्स जो अगर हम उठा के देखें 2020 या उससे पहले के पेपर्स, तो क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में पूछे जा रहे थे। क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट पूछे जा रहे थे, काफ़ी फैक्ट बेस्ड पूछे जा रहे थे। ये जो ट्रेंड चल रहा है 2021, 2022 एंड 2023 का, यहाँ पे मोस्टली जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स मोर कंसेप्चुअल टॉपिक्स, और क्वेश्चन को कितना ज़्यादा कंसेप्चुअली पूछा जाए उस चीज़ पे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और फैक्ट्स याद कर लिए तो हो गया हमारा काम। ये जो मैनर है पढ़ाई का, ये चेंज करना पड़ेगा। ये पहले के टाइम में चल जा रहा था, लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। ओके, तो इसीलिए हमारी जो स्ट्रेटजी है वो होनी चाहिए कि हम पहले कंसेप्चुअल टॉपिक्स को पढ़ें, उसके बाद हम फैक्चुअल चीज़ों पे आए। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई इस एनालिसिस का समरी क्या है, मतलब कि हम लोग को कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि हमने भाई यूनिट तो देखी है कि इस यूनिट से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, लेकिन उस यूनिट में भी कहाँ से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये भी तो देखना ज़रूरी है। जब हम लोगों ने PYQs एनालाइज किया तो हमने देखा कि भाई हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल जो है, हर साल लगभग इससे एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स का पार्ट है ना। तो ये जेनेटिक्स को भी कवर करता है, ये एवोल्यूशन को भी कवर करता है, ये एक लिंक्ड टॉपिक की तरह एक्ट करता है, इसलिए इस टॉपिक से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जेनेटिक्स मतलब कि क्लासिकल प्लस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल टॉपिक्स तो भरे पड़े। हम बोले
पेडिग्री एनालिसिस, है ना, हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस, हम बोल सकते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स, हम बोल सकते हैं भाई मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर क्लासिकल जेनेटिक्स छूट भी जाती है, उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आ जाती है, जहाँ पे हमारे पास रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस टाइप के टॉपिक आ जाते हैं, लैक ऑपेरॉन, ये सारे के सारे टॉपिक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आते हैं, इसीलिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो 2 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू रेशनलाइज एनसीईआरटी हट चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जितनी भी चेन्स हैं, जितनी भी साइकिल्स हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस रेस्पिरेशन में है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो भाई C3 साइकिल, C4 साइकिल, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम बात करें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेल डिवीजन की तरफ। सेल डिवीजन की बात करें या सेल बायोलॉजी की बात करें तो पहला पार्ट जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सेल डिवीजन वाली यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस, मियोसिस, क्योंकि ये एक्चुअली में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से भी लिंक्ड हो जाती है जेनेटिक्स की, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। हर साल लगभग एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी से, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, कुछ ना कुछ प्लाज्मिड से रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और लास्ट जो हमारी यूनिट है इकोलॉजी की, उससे भी हर साल 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं। इसमें जो पहले वाले 2 यूनिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एज वेल एज हमारी जो इकोसिस्टम वाली यूनिट है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करें उसमें भी रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ें हटा दी गई है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई हैं 2। एक है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स और दूसरा है हमारा बायोटिक इंटरैक्शंस, जिसमें हमारे पास प्रेडेशन, अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये सारी चीज़ें आती हैं। और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आपके पास जो ग्रोथ कर्व्स आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में भी हमारी रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी में जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वाला पार्ट है वो हट चुका है, सक्सेशन वाला पार्ट है वो हट चुका है, लेकिन फिर भी इसमें प्रोडक्टिविटी का जो टॉपिक बचा हुआ है, डीकम्पोजिशन का जो टॉपिक बचा हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है विद रिस्पेक्ट टू एनी एग्जाम। और अगर मैं बात करूं तो एनर्जी फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम फूड चेन्स पढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इकोलॉजी से। ठीक है, तो ये है सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द यूनिट्स जो कि हम लोगों को कवर करने हैं। हम लोग अपने क्रैश कोर्स में तो इसको पढ़ाएंगे ही, बट जो लोग क्रैश कोर्स में नहीं है उनको भी ये टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब देखते हैं हम कि जो भी हमने देखा है, एनालाइज किया है, उसको कंक्लूड करके हम लोग किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हैं बाय अडेप्टिंग बेटर टेक्निक्स, बेटर स्ट्रेटजीज। तो इसमें पहली चीज़ जो आएगी वो ये है कि भाई हमें पहले टारगेट करना चाहिए कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स। ठीक है, जैसे कि यूनिट्स ऑफ जेनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोमॉलिक्यूल्स, सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाली चीज़ें, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी यूनिट्स आपको पहले टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेनली हम लोग को एक बार कंसेप्चुअली चीज़ें समझ लेनी है, उसके बाद हमें कुछ रटना नहीं है, क्योंकि इसमें आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई हार्ड वर्क की उतनी ज़रूरत नहीं है आपको। तो जो बच्चे बोलते हैं कि हम तो भाई बायो वाले स्टूडेंट्स ही नहीं, हमने बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं 11th-12th में, तो वो लोग भी इनको ईजिली पढ़ के इससे कुछ क्वेश्चंस आराम से ग्रैब कर सकते हैं एग्जाम में। ओके, लेकिन अब बात ये आती है कि फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत सारे। तो आपको क्या करना है, शुरुआत से ही जो भी फैक्ट बेस्ड चैप्टर्स हैं उसके फैक्ट्स एक जगह नोट डाउन करने हैं और उसको रोज़ रोज़ पढ़ना, रिवाइज करना शुरू करना है। शुरुआत में इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, हमको लगता है कि हमने जब टॉपिक्स ही नहीं पढ़े हैं तो हम रिवाइज क्या कर रहे हैं, बट आपको ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि एग्ज़ाम के डे आते आते आपकी जो रिवीजन वाली टेक्निक है उसके थ्रू आप सारे के सारे फैक्ट अपनी मेमोरी में डाल लेंगे, ठीक है। और वही चीज़ अगर आप लास्ट डे पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, चाहे आप एक दिन पहले या 5 मिनट पहले एग्ज़ाम के पढ़ के गए हो, फिर भी कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। इसीलिए जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको रोज़ अपनी लाइफस्टाइल में लानी पड़ेगी, रोज़ रिवाइज करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। अब कई बच्चे बोलेंगे कि हमें तो सीक्वेंस ही नहीं पता कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नॉन बायो स्टूडेंट्स हैं, वो ये बोलेंगे कि भाई हमको पता ही नहीं है कि कौन से टॉपिक्स हैं, हमको पता ही नहीं है ना। तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि साई एक्स्ट्रा कंटेंट सेक्शन में, फ्री कंटेंट में आप लोग हमारे क्रैश कोर्स का शेड्यूल देख सकते हैं। वो उसी सीक्वेंस में है, फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के सीक्वेंस में, ठीक है। तो वहाँ से आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि भाई कौन से चैप्टर्स मुझे पहले करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए। अब इसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं जो पूछी ही नहीं गई हैं पर वो इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि बायोमोलिक्यूल्स से भाई क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं। अगर एग्जामिनर की आंख वहाँ गई तो उससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट तो है पर उससे अभी तक क्वेश्चन आए नहीं है, वो चीज़ें भी आपको देखनी है। एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम वाला टॉपिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ओके। इसके साथ साथ अगर मैं बोलता हूँ कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है उसमें जो एक्शन स्पेक्ट्रा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, उससे भी अभी तक क्वेश्चन उतने ज़्यादा पूछे नहीं गए, लेकिन वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, पूछा जा सकता है वहाँ से क्वेश्चन। तो ये थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक एनालिसिस की वीडियो विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी फॉर बायो स्टूडेंट्स एज वेल एज नॉन बायो स्टूडेंट्स। होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू।